नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अपन ने ओवरलैपिंग कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक जो बाकी रह गया वो कंप्लीट कर लेते हैं, और वो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, strength of sigma and pi bond। जैसा आपने को पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ही क्या बनते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के लिए कोएक्सियल ओवरलैपिंग की जरूरत होती है जिसमें एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग प्रेजेंट रहती है, जबकि पाई बॉन्ड के लिए कोलेटरल ओवरलैपिंग की जरूरत होती है जिसमें एक एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं और ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरीके से। जैसे ये यहाँ पे जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग को बोला जाता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात यहाँ पे ऐसे आती है कि इन दोनों बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जिस भी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बात ऐसी होती है कि जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, जबकि जब आप बात करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में तो यहाँ पे कोलैटरल ओवरलैपिंग में बहुत ही कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट रहता है। इस कारण सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होता है। जब पॉली एटॉमिक्स में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो जब ये मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड में जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके से, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। इसके अपन एग्जांपल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड में दोनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो बात हो जाती है अपने स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। इसके बाद अपन बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले अपन ने ओवरलैपिंग पढ़ा। ठीक है, ओवरलैपिंग के बाद अब अपने को ये तो पता चल गया कि कौन सा बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, अपने को ये पता चल गया कि कौन सा बॉन्ड कैसे बन रहा है, बट जो आप मॉलिक्यूल बनाते हो, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी एक प्रेफर्ड ज्योमेट्री होती है। तो प्रेफर्ड जो क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री होती है, उसमें बॉन्डिंग्स होती हैं। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस दिया गया। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे एक मान लो 2s का ऑर्बिटल है और एक 2p का ऑर्बिटल है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाएगा। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट बात आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टर्म जो है वो पॉलिंग के द्वारा दी गई थी, इसको पॉलिंग के द्वारा प्रपोज किया गया था। पॉलिंग ने ये हाइब्रिडाइजेशन को समझाया। उसके बाद बात आती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और नए ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं, और उन नए ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की अगर सही तरीके से डेफिनेशन लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है, इट इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of same energy or almost same energy,
जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं या कंबाइन हो रहे हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी का मतलब कैसे, जैसे आप 1s है तो इसके साथ 1s कंबाइन हो सकता है, 2s है इसके साथ 2p कंबाइन हो सकता है, 2s के साथ 2s कंबाइन हो सकता है। बट अगर आप 1s के साथ सीधा 3p कंबाइन कर रहे हो तो यहाँ पे इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए इनकी एनर्जीज, तभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब बात ये आती है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखता कैसे है, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेगा आपके कुछ इस तरीके से। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होगा और एक लोब क्या होगा, छोटा। जो भी ओवरलैपिंग में पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है वो बड़ा होगा। जैसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या करते हैं, पॉजिटिव दोनों ही सेम चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज मिलके बड़ा चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, एक छोटा सा नेगेटिव, ठीक है। इसको अपन वापस आके और समझेंगे, बट अभी जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल की टर्म दी जाएगी। जो ऑर्बिटल बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपन इसको समझेंगे, बट उससे पहले अपन इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं और इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। ओके, जब इसके फीचर्स की बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के, तो यहाँ पे अपने को 4 फीचर मिलते हैं। पहला फीचर ये है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक s ऑर्बिटल और साथ में 1s एंड 3p, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 1s एंड 3p, मतलब 4, और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा इक्वल रहेगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। बात को नोटिस कीजिएगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, टोटल नंबर में। एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एंड शेप। जो भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप और उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम नहीं, उनकी शेप एंड एनर्जी सेम होती है। और जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो वो आसानी से क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी और उनका शेप दोनों ही सेम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोर स्टेबल बॉन्डिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग शो करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। अगर कोई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहा है और एक बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और लो एनर्जी के जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जहां पर भी मॉलिक्यूल में एनर्जी कम हो, एनर्जी कम होने का मतलब है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर स्टेबल बॉन्डिंग, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनसे जो बॉन्डिंग होती है उससे ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग किसकी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की। देन फोर्थ कंडीशन आती है, फोर्थ सेलिएंट फीचर आता है इसका, मिनिमम रिपल्शन। जो भी यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो खुद को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि उनके अंदर मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट हो। जैसे जो अपनी ज्योमेट्रीज अपनी देखने को मिलती है, जैसे मान लो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं अपन, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनती है। ये एक टेट्राहेड्रॉन बनता है, ठीक है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं स्पेस में ताकि क्या बने, इनमें मिनिमम रिपल्सन प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि कैसे भी प्रेजेंट है और उसमें रिपल्सन हो रहा है और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एक
परफेक्ट ज्योमेट्री में अरेंज रहते हैं, जिसके कारण मिनिमम रिपल्सन प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। फीचर्स अपने को समझ में आ चुके हैं, अब अपन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऑर्बिटल एटॉमिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल आप समझ ही रहे हैं, आउटर शेल के जो ऑर्बिटल हैं उन्हीं को वैलेंस शेल ऑर्बिटल बोला जाता है। सेकंड थिंग, जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो भी ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के होने चाहिए या इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। थर्ड थिंग, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। मतलब कुछ केसेस में कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2। BeCl2 में मेन एटम कौन सा है? Be। अब ये जो Be है तो Be का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2। ओके, तो 1s2 और 2s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब इसके ऑर्बिटल्स अपन बनाएंगे, एक तो अपन ने बना दिया 1s ऑर्बिटल, एक बना दिया 2s ऑर्बिटल, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो इसकी स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट। मतलब जिस टाइम इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन प्रेजेंट है ना यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट है। जब इसकी एक्साइटेड स्टेट आती है जिसको ES से लिखेंगे, तो वहां पे क्या होता है, 1s के तो दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2s और आगे इसके जस्ट कौन सा आएगा? 2p ऑर्बिटल। 2s में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे क्या करता है? एक्साइट हो जाता है या क्या कर लेता है? प्रोमोशन कर लेता है। मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कभी कभी केसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये फुलफिल्ड है ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में मोस्टली ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इसमें से एक आगे प्रमोट हो जाएगा, और प्रमोट होने पे ये इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, और sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आगे कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? दो ऑर्बिटल। मैंने आपको क्या बोला? टोटल ऑर्बिटल काउंट नहीं करने, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो एक ये बात है कि प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल। मतलब जरूरी नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे ये फुलफिल्ड जो ऑर्बिटल हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में और फॉर्मेशन करते हैं आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ठीक है, उसके अलावा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज नॉट एसेंशियल। ये लिखी हुई अगली कंडीशन सेम ही है कि हर केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में तो ही वो आगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल थे फिर भी उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और उनकी एक प्रेफर्ड ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। तो ये पूरा मैटर हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये अपन ने यहाँ सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में बनता क्या है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन जरूरी क्यों है? सबसे मेन बात ये है, जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्री बनती है, मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है और वो ही स्टेबल मॉलिक्यूल के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, मतलब टोटल बात कहां पे आ जाती है, मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस पे। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा तो वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन अब आगे पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d और ये सारे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अपन सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बट अपन अभी पूरा उनको पढ़ेंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे अपन कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सीधा निकाल सकते हैं, अपने को पूरा ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं, अगर आपको कोई तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। चलिए अपन अपना अगला टॉपिक, मतलब अगला टॉपिक क्या, हाइब्रिडाइजेशन ही चल रहा है अभी तक। हाइब्रिडाइजेशन में पहले मैं आपको एक जनरली बता देता हूं कि अपन कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ठीक है, और sp3d3 तक हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इतने हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और अपने को पढ़ने कितने हैं, sp को, sp2 को, sp3 को और sp3d को अपन लास्ट, और एक इसको भी पढ़ लेंगे sp3d2 को। यहां तक अपन को 5 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं। ओके, तो पहले अपन sp हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब जैसा इनका नेम बता रहा है वैसा का वैसा है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा प्लस एक p ऑर्बिटल होगा, और ये मिलके कितने बनाएंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस तरीके से, जैसे s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप होता है s ऑर्बिटल। ये मैंने एक s ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। इसके साथ मैं एक p ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर रहा हूं, मतलब किसको, डम्बल शेप ऑर्बिटल को, ठीक है। ये दोनों हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ठीक है। अपन इनकी क्या करेंगे, ये एक्सिस सेम रख देते हैं, तो सेम एक्सिस पे ये दोनों ही हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज कैसे होंगे, ओवरलैपिंग के थ्रू। यहाँ पे क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ये एक्स एक्सिस हो गई, इसके ऊपर ये p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये यहाँ पे s ऑर्बिटल पॉजिटिव। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पे इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, जिसमें ये प्लस, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस माइनस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं। पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इस तरीके से होता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इस तरीके से हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये छोटा वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पॉजिटिव। यहाँ पे दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये इस तरीके से बनाया अपन ने, छोटा वाला माइनस पार्ट और ये बड़ा वाला पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पे मैंने सेम लोग नहीं बना पाया हूँ, बट ये दोनों ही सेम शेप के होते हैं। इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इसको कभी कभी डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के डायगोनल, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल लिखा जाता है। बॉन्ड एंगल क्या, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और इस शेप को क्या बोला जाता है, लीनियर शेप बोला जाता है। अब आप आगे देखेंगे कि जो ये sp ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लीनियर शेप के मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे BeCl2, BeCl2, ठीक है। यहाँ पे मेन एटम बोरॉन, सॉरी बेरिलियम का होता है 1s2 2s2। तो इसकी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे 1s और 2s। ग्राउंड स्टेट में 2p क्या रहेगा, खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बना दिया 1s एंड 2s। बाद में जब इसकी एक्साइटेड स्टेट आती है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोशन हो जाता है उसका, और वो कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। तो मैं एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ दोनों यही बना रहा हूँ, 1s का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2p और 2s। तो यहाँ पे ये एक s ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब ये दोनों ही ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, और कंबाइन होके इन्होंने क्या बना लिए, 2 नए ऑर्बिटल बना लिए। मतलब बेरिलियम के पास कितने आ गए, ये 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ठीक है। बेरिलियम के पास 2
नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब मेन बात ये है कि ये किसके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? बेरिलियम के हैं। अब आते हैं यहाँ पे कितने क्लोराइड हैं? 2। तो क्लोराइड जो यहाँ पे क्लोरीन है उनके पास हमेशा p ऑर्बिटल में वैलेंस शेल होता है, ठीक है, उनका वैलेंस शेल p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ओवरलैपिंग होगी। जो क्लोरीन के p ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पे अपने को क्या शो करेंगे? वो यहाँ पे अपने को ओवरलैपिंग शो करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपने को इस तरीके से ओवरलैपिंग शो कर देंगे। और ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे कौन से? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बेरिलियम एक साइड क्लोराइड, दूसरी साइड क्लोराइड, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, और इसका शेप कैसा है? लीनियर। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन से फाइनली क्या निकाला जाता है? शेप, बॉन्ड एंगल, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो अपन यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया है। अब मैं आपको आगे इसका एक मेथड बताऊंगा जिससे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने को इतनी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू। ओके।